नमस्कार दोस्तों, चर्चा देश की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे G20 समिट को लेकर, चर्चा करेंगे उसके इतिहास को लेकर, चर्चा करेंगे G20 की क्या वैल्यू है वर्ल्ड में, इन कंट्रीज़ की क्या वैल्यू है उस पर चर्चा करेंगे। G20 से क्या आउटकम्स निकले, दिल्ली डिक्लेरेशन क्या था, IMEC क्या था, BRI प्रोजेक्ट से चाइना को किस तरह से बहुत बड़ा झटका लगा है, उस बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। ग्लोबल साउथ का किस तरह से भारत अब लीडरशिप कर रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरा मसला क्या रहा इस G20 में उस पर विस्तार से धीरे धीरे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे वर्ल्ड के फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल के बारे में जो इंडिया में खोला गया है। क्या है ये पोर्टेबल हॉस्पिटल, चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका ने ड्रोन किलर दिया है भारत को, आपने सुना होगा न्यूज़ में इसके बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, कितना खतरनाक है ये। और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इंडिया में जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्कूल खोली गई है केरल की राजधानी में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रामनाथ कोविंद ने उसका उद्घाटन किया हाल ही में। इसके अलावा चर्चा करेंगे सऊदी अरब और इंडिया में क्या डील हुई है, UAE ने किस तरह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। एशिया कप फाइनल के बाद चर्चा करेंगे वर्ल्ड कप पर। इसके अलावा दोस्तों मोरक्को और लीबिया में तबाही मच रखी है तूफान और अर्थक्वेक से, उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, भारत वर्सेस इंडिया, क्या मामला चल रहा है, स्पेशल सेशन में क्या होने की उम्मीद है। चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है, ममता जी स्पेन में है। सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज का कोर मुद्दा यानी कि G20। देखिए सबसे पहले जानते हैं G20 की हिस्ट्री। देखिए दोस्तों G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। सबसे पहले तो इसके बारे में आप बेसिक समझ लीजिए। देखिए G20 के जो 20 कंट्रीज हैं ये दुनिया की 2/3 आबादी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बड़ी आबादी इसमें रिप्रेजेंट होती है। 75% वर्ल्ड इकोनॉमी और 80% वर्ल्ड ट्रेड इन्हीं 20 देशों से चलता है। तो ये बहुत बड़े देश हैं दुनिया के 20। हालांकि देश 19 हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, हम तो G20 कह देते हैं। अब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए 1967 इजिप्ट और सीरिया ने हमला किया, अटैक किया इजराइल पर। उस समय इजराइल ने दोनों देशों को बुरी तरह हरा दिया। वापस से 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने हमला किया इजराइल में। उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने इजराइल का सपोर्ट किया। उससे बौखला गए इजिप्ट और सीरिया और जो अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया। देखिए उन्होंने किया कि अब वो ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे वेस्ट को, उन्होंने ये फैसला किया। इससे वेस्ट की हालत खराब हो गई। वेस्ट ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, कनाडा समेत 7 देश इसमें शामिल हुए। G7 कैसे बना, उससे पहले के प्रोसेस के बारे में बताऊं तो G7 कैसे बना आपको बताऊं। लेकिन 1973 में ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद जर्मनी, UK, USA, फ्रांस, चारों देशों के विदेश मंत्री आए, बैठक हुई, मीटिंग हुई। इससे बताया गया कि हमें कुछ करना होगा, सॉल्यूशन ढूंढना होगा। इसके बाद 3 कंट्रीज और, जर्मनी इटली समेत 3 कंट्रीज और इसमें शामिल हो गए और 7 कंट्रीज मिलकर, जापान भी शामिल हुआ इसमें माफ, और 7 कंट्री मिलकर 1977 में बना लेते हैं G7। ये ऑयल क्राइसिस जो कि अरब के द्वारा दिया गया था इसराइल वॉर की वजह से, आपको मैंने बता दिया क्या था इसकी पूरी हिस्ट्री। इस तरह से बना G7। अब G20 कैसे बना। देखिए G20 1998 में बना। इसकी जो दोस्तों पूरी कहानी है वो होती है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस समेत एशिया के 15-16 कंट्रीज तक ये फैल चुका था और बाद में तो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। इसकी शुरुआत हुई थाईलैंड से। देखिए थाईलैंड में एक बड़ा फैसला लिया सरकार ने अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट करने का डॉलर के मुकाबले, यानी कि डॉलर के मुकाबले अपनी जो इकोनॉमी उसको कम करने का। तो उससे वो चाहते थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसका उल्टा हो गया और थाईलैंड की इकोनॉमी तबाह हो गई एक तरीके से। और इससे पूरी एशिया की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ा। इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, कई जगह दंगे हुए, कई सरकारें प्रेशर में आई और इससे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ। इससे G7 की कंट्रीज ने सोचा कि आज का ज़माना ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अगर एक देश पे फ़र्क पड़ता है तो हम पे भी फ़र्क पड़ता है, इसीलिए हमें सब देशों की इकोनॉमी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब G20 बनाने का वक्त आ गया है। इन्होंने G7 यूरोपियन यूनियन के अलावा 12 देशों को न्योता दिया और 12 सभी देशों ने मिलकर बना लिया G20 1998 में।
अब ये G20 में G7 के देश तो शामिल थे, जिस तरह से मैंने आपको बताया कौन कौन से देश थे वो, यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली। अब और देश कौन से आए, देखिए रशिया, चाइना, इंडिया, इसके अलावा साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की समेत ब्राज़ील, अर्जेंटीना समेत 20 देश इसमें आ गए। दोस्तों G20 इस तरह से बना। अब इसमें सबसे जब पहले बना था ये 1998 1999 में, उस समय तो इसकी मीटिंग होने लगी एनुअली, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और जो वहाँ के फाइनेंस एक्सपर्ट्स है, बैंक के गवर्नर्स है, वो जाने लगे सभी देशों के। लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे आया इसमें 2008 में। देखिए 2008 में ये तय हुआ कि अब वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग, मानव तस्करी, टेररिज्म समेत कई मुद्दे आ गए हैं, इसीलिए अब हमें सभी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्षों को जाना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक अभी भी होती है, आपको बता दूं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक होती है, वो मुख्य G20 कही जाती है आज के ज़माने में। पहली बैठक हुई वॉशिंगटन में G20 की, न्यूयॉर्क। इसके अलावा दूसरी बैठक जो 2009 में हुई वो भी वॉशिंगटन में हुई। लगातार 2 साल वॉशिंगटन में बैठक हुई और इसमें सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने लगे और इसी समय से ये एक बहुत बड़ा मंच बन गया दुनिया का और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का जियोपॉलिटिकल मंच बन गया। ये बहुत बड़ा मंच बन गया दोस्तों। अब भारत में हाल ही में 16th G20 समिट हुआ 9-10 सितंबर 2023 को न्यू दिल्ली में। अब आपको बताऊं कि इसकी हमने 2022 में बाली में इंडोनेशिया में अपनी प्रेसिडेंसी ले ली थी। उसके बाद हमारे 200 शहरों में इसके आयोजन हुए, अरुणाचल और कश्मीर में भी आयोजन हुए। दोस्तों आपको ये भी बताऊं कि इसमें करीब 125 देश के 25,000 लोग शामिल हुए, कई लीडर्स शामिल हुए, कई भारत के कल्चर को जानने का मौका मिला, लीडर्स को भारत के टैलेंट को जानने का दिखाने का मौका मिला दुनिया को, भारत के लोगों को, भारत के दुकानदारों को, भारत के आम आदमी को। तो भारत घूमने का मौका मिला सभी को और भारत को जानने का मौका मिला, हमें समझने का मौका मिला। तो भारत के लिए अच्छा मौका रहा दोस्तों। इसके अलावा G20 के बारे में आपको बताऊं G20 में हुआ क्या क्या। देखिए G20 में क्या क्या हुआ। सभी बड़े नेता आए, हालांकि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग इस बैठक में नहीं पहुंचे। व्लादिमीर पुतिन की जगह रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव वो पहुंचे और चाइना के प्रीमियर ली पियांग वो यहाँ पे पहुंचे। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आए, इसके कई कारण हैं। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो वेस्ट के कंट्री से नाराज थे और इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं, कहीं पे भी नहीं गए, ब्रिक्स समिट में भी नहीं गए थे और यूक्रेन वॉर भी चल रहा है और कई मसले हैं उनके वेस्ट के साथ। और शी जिनपिंग तो जहाँ भारत के साथ कुछ अच्छा होता है वहाँ पे आते नहीं है, वहाँ पे वो टांग अड़ाते हैं। तो ये दोनों नेता इसलिए यहाँ पे नहीं आए दोस्तों। इनकी जगह इन देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए तो सब 20 देशों के बड़े बड़े नेता, जिसमें एर्डोगन, बाइडन, सुनक, मैक्रो, फूमियो किशिदा, मोहम्मद बिन सलमान समेत एंथनी एल्वीज समेत 20 देश के बड़े बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। अब इसमें फैसले क्या क्या हुए, सभी नेताओं का अच्छे से स्वागत हुआ। जस्टिन ट्रूडो शामिल हुए, कनाडा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर हमने उनका भी अच्छे से स्वागत किया और उन पर जो आरोप लगाए जाते हैं खालिस्तान को समर्थन करने का, इलीगल फंडिंग करने का, तो उनकी सरकार पर कई आरोप भी, उस पर भी नरेंद्र मोदी ने उनसे सख्ती से बात की। उन्होंने कहा कि आप इस मामले को देखिए। जस्टिन ट्रूडो ने आश्वासन दिया है हालांकि नरेंद्र मोदी को बायलैटरल चर्चा के दौरान कि इस मुद्दे को हम देखेंगे। दोस्तों देखिए पहले दिन 3 सेशन हुए अलग अलग टाइम पर, 10 से 12 बजे, फिर 12 से 2, 2 से 5, इस तरह से 3 सेशन हुए। अब क्या हुआ इन 2 दिनों में, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यही है इन 2 दिनों में हुआ क्या। देखिए सबसे पहले IMEEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये क्या है। देखिए ये है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें ये जाता है इंडिया से लेकर सऊदी अरेबिया, ग्रीस, इजराइल, जॉर्डन से लेकर फ्रांस, इटली, यूके, यूएसए तक। बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है वर्ल्ड का, ये बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। जो बाइडन ने इसकी जम की तारीफ की और ये इकोनॉमी के नज़रिए से सभी देशों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और सऊदी अरेबिया को हमने खुश कर लिया इसके लिए। ये चाइना के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा दोस्तों जो BRI है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें $1 ट्रिलियन उसने खर्च कर दिए थे। एशिया के कंट्रीज को वो जोड़ना चाहता था आपके वेस्टर्न कंट्रीज से, उसको बड़ा झटका लगा है। उससे इटली ने अपना नाम वापस ले लिया है। इटली की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है उनसे नरेंद्र मोदी ने चर्चा की, इसके बाद ये सब हुआ। तो बहुत बड़ा झटका लगा है हमारे चाइना को। इसके अलावा बायोफ्यूल अलायंस की भी शुरुआत की गई जिसमें इथेनॉल
पर चर्चा दोस्तों, इस पे स्वच्छ इथोनियल मिश्रण पर काम होगा। इस तरह के इसमें हमारे ड्रीम्स है इस बायोफ्यूल अलायंस में। दोस्तों इसमें भी कई हमारे देश शामिल हैं। इसमें इंडिया, इटली, यूएसए, यूएई समेत 9 देश शामिल हैं। दोस्तों इस बायोफ्यूल अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दिल्ली डिक्लेरेशन, ये बहुत बड़ी डिक्लेरेशन है जिसपे 73 आउटकम्स निकले और कई इसमें मुद्दे उठाए गए। दोस्तों इस डिक्लेरेशन में यूक्रेन के बारे में बहुत कुछ बात कही गई है। देखिए यूक्रेन के बारे में कहा गया है कि यूक्रेन की सोवेनिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है। रशिया का नाम कहीं नहीं लिया गया है, जैसा कि 2022 में कहा गया था कि रशिया को सीधे अटैक किया गया था, लेकिन इस बार 2023 में रशिया का नाम कहीं नहीं है दूर दूर तक। रशिया को पूरी तरह से इससे दूर रखा गया है ताकि रशिया नाराज ना हो, और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी डिप्लोमेसी मैं कहूँगा। दोस्तों एक अच्छी डिप्लोमेसी है, पुतिन साहब इससे जरूर खुश होंगे। और इसके अलावा दोस्तों यूक्रेन वॉर पे चर्चा, इसमें थोड़ी चिंता जताई गई है। यूक्रेन पर जल्द से जल्द सॉल्यूशन की अपील की गई है। और इसके अलावा दोस्तों जो चर्चा है वो इस पूरे दिल्ली डिक्लेरेशन में ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज समेत दोस्तों फूड, एनर्जी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। दोस्तों आपको और बताऊं तो इसमें न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने पर भी सख्ती जताई गई है। इसमें सभी देशों को कहा गया है कि कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन का बेवजह इस्तेमाल ना करे। दोस्तों इसके अलावा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को भी इसमें हरी झंडी दे दी गई है, जो टर्की और यूक्रेन के बीच में ग्रेन का आदान प्रदान है जो यूक्रेन वॉर की वजह से रोका गया वो अब वापस शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों वुमेन सिक्योरिटी, चाइल्ड लेबर, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शंस, यूपीआई, डिजिट लॉकर, इन सभी को वहाँ पे दे दिया गया है। इसके अलावा टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो नारा है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का, वसुधैव कुटुंबकम, उस पर चर्चा हुई। तो ये दिल्ली डिक्लेरेशन पूरी तरह से एक अच्छा सफल डिक्लेरेशन रहा। यूक्रेन वॉर के बारे में बहुत ही चालाकी से इसमें बात रखी गई और एक अच्छी डिप्लोमेसी नहीं कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की इसमें है। तो ये तो था दिल्ली डिक्लेरेशन। फूड, एनर्जी कंजप्शन, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी बातों को इस दिल्ली डिक्लेरेशन में रखा गया और 73 आउटकम्स निकाल दिए गए। अब इसमें नवंबर में वापस चर्चा होगी कि किस तरह से ये हम काम कर रहे हैं, सब मुद्दों पर समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा होगी नवंबर में। दोस्तों और आपको बताऊं तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है। देखिए अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन नेशंस 1963 में 55 कंट्रीज ने बनाया था मिलकर। 2004 में इसको अफ्रीकन यूनियन कहा जाने लग गया। 55 कंट्रीज इसमें शामिल है अफ्रीका के, और बहुत बड़े बड़े देश हैं। साउथ अफ्रीका, इथोपिया समेत 55 कंट्रीज हैं। अफ्रीका का ये बहुत बड़ा एक यूनियन है। पूरा का पूरा अफ्रीका ही आ जाता है इसमें, लगभग पूरे अफ्रीकन कंट्रीज के नेताओं ने ये इसलिए बनाया था ताकि वो इसमें ट्रेड में आदान प्रदान कर सके और अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर सके, और जो बाहर से उनको पैसा लेना पड़ता है वो ना ले, और अपना एक इनर सर्कल वो बनाए। अफ्रीकन नेशंस अपने सोसाइटी को डेवलप करें, सोशल सिस्टम को डेवलप करें। तो ये एक अच्छा पहल थे अफ्रीकन नेशंस की, और आज उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि वो अब G20 में आ गए हैं, एक बहुत बड़े मंच में आ गए हैं, और भारत के लिए निश्चित रूप से इज्जत बढ़ेगी अफ्रीकन नेशंस की, और G21 आगे से ये होगा। दोस्तों इसके अलावा टोरिका, टोरिका क्या है आप सोच रहे होंगे। देखिए टोरिका 3 कंट्रीज होते हैं। देखिए एक कंट्री जो होता है जो पिछले साल मतलब जिसने होस्ट किया था आपका G20, एक जो इस साल होस्ट करा और एक जो अगले साल होस्ट करेगा, ये तीनों मिलकर इसमें काम करते हैं। टोरिका इसको बोलते हैं दोस्तों, यानी कि इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील। यानी कि पिछले साल 2022 में इसने किया इंडोनेशिया ने, इस बार किसने किया, इंडिया ने। अब कौन करेगा, ब्राजील। 2024 में ब्राजील ने प्रेसिडेंसी ले ली है। अब नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको दे दी है प्रेसिडेंसी। अब पूरी तरह से ब्राजील नेतृत्व करेगा G20 का आने वाले समय में। दोस्तों ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है धीरे धीरे इंडिया। देखिए कैसे। ग्लोबल साउथ क्या है, सबसे पहले जानिए। ग्लोबल साउथ में लेटिन अमेरिका के देश, साउथ अफ्रीका के देश और साउथ एशिया के कंट्रीज आते हैं। ग्लोबल साउथ के देश के डेवलपमेंट पे भारत सरकार लगातार फोकस कर रही है, और ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज के जो मुद्दे हैं वो हम लगातार उठा रहे हैं। तो हमसे जो ये देश हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों
इसके अलावा महात्मा गांधी को सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद वहाँ पे जाकर दिल्ली में। इसके अलावा राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने भोजन दिया सभी को, शाही भोजन, और सभी नेताओं के हमारे नीतीश कुमार भी, ममता बनर्जी, सुखविंदर सुक्खू शामिल हुए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया इसमें। इसके अलावा सभी बड़े नेता इसमें शामिल हुए और एक अच्छा खासा ये G20 का पूरा सम्मेलन दोस्तों रहा। दोस्तों इसके अलावा G20 के बारे में कुछ और जनरल फैक्ट आपको बताऊं तो UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर में भारत जल्द शामिल हो सकता है। ये संभावनाएं लगाई जा रही है 2028 तक। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों भारत ने अपनी तरफ से 7 मुद्दे रखे थे इस G20 में, जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, एलिमेंट्री चाइल्ड लेबर, वुमेन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांजिशन, ये भारत के मुद्दे थे। तो भारत ने अपने मुद्दे रखे और जिस तरह से दुनिया ने इसको माने हैं वो आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा शेरपा जो हैं वो हैं अमिताभ कांत इस पूरे G20 के। अब तो इसको G21 कहना चाहिए हमें। दोस्तों इसके अलावा शेरपा ट्रैक और इकोनॉमिक ट्रैक, 2 तरह के ट्रैक होते हैं। देखिए शेरपा ट्रैक में सब किस मुद्दे पर चर्चा होती है? एंटी करप्शन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस तरह से शेरपा ट्रैक में चर्चा होती है। और दूसरी चर्चा होती है फाइनेंशियल ट्रैक। तो ये 2 तरह के ट्रैक हैं, 2 अलग अलग तरह के डिविजन्स किए गए हैं इन सब में। दोस्तों इसके अलावा जैसा कि आपको बताया कि पुतिन और जिनपिंग के ना आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ फीकापन दिखा? नहीं, देखिए फीकापन नहीं दिखा, सभी को अच्छे से भोजन मिला और सभी ने जिस तरह का कोऑर्डिनेशन वहाँ पे दिखाया, इन दोनों बड़े नेताओं के ना आने के बावजूद कई तरह के आउटकम्स निकाले गए हैं। और पिछली बार तो इतने आउटकम्स नहीं निकाले गए थे जो बाली में हुआ था G20 का सम्मेलन, लेकिन इस बार भारत ने कई तरह के आउटकम्स निकालने में भारत सफल रहा है। और क्लाइमेटिक चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत विस्तार से चर्चा दोस्तों हुई है। दोस्तों डिजी लॉकर्स, UPI समेत ट्रांजैक्शंस के मुद्दों पर भी इस पूरे G20 सम्मेलन में, G20 समिट में चर्चा हुई है। दोस्तों इसके अलावा भारत की तरफ से 9 कंट्रीज को न्योता दिया गया था। जैसे आपको मैंने बता रहा हूँ कि एक स्पेशल पावर होती है जो प्रेसिडेंसी होती है जिस कंट्री के पास, वो अपनी तरफ से भी किसी देश को न्योता भेज सकता है, अपने मित्र देश को। तो भारत ने स्पेन, जो कि जिसको तो हमेशा न्योता जाता है परमानेंट, उसको न्योता है ही हमेशा। इसके अलावा जो 8 बड़े कंट्रीज हैं जिसमें मॉरिशस, फिलीपींस, UAE, बांग्लादेश, सिंगापुर के राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता भेजा था। इसमें 3 देश बांग्लादेश, सिंगापुर और UAE के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल भी हुए। दोस्तों ये था पूरा G20 का समिट, बहुत भव्य आयोजित हुआ। भारत मंडपम में नेताओं ने मिल बैठ के वहाँ पे चर्चा की और भारत की कल्चर, फोक डांस को वहाँ पे जाना, लोगों ने टैलेंट को जाना। पूरे दुनिया में भारतीयों को ये दिखाने का मौका मिला कि हम भी सक्षम हैं इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशन कराने में। अब ये अगला G20 सम्मेलन 2024 में ब्राज़ील में होगा। G20 के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? हमने आपको सब कुछ बता दिया है, इतिहास बताया, इसके क्या आउटकम्स निकले, क्या फ्यूचर रहेगा G20 का, ये हमने आपको बताया। अब इसको G21 कहा जाएगा दोस्तों आने वाले समय में। और अब आपको बताऊं कि 2042 में नेक्स्ट बैठक होगी G20 की इंडिया में। ये कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि बहुत इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि रोटेशन वाइज होता है और अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है अब तो। बहुत बड़ी बात है ये दोस्तों। ये तो था G20 का पूरा मसला। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ने हमें ड्रोन सप्लाई कराए हैं दोस्तों। देखिए अमेरिका ने क्या ड्रोन सप्लाई कराए हैं आपको मैं बताऊं। अमेरिका ने दोस्तों सुपर ड्रोन किलर ये हमें दिए हैं। और ये सुपर ड्रोन किलर्स का नाम क्या है आपने अखबार में पढ़ा होगा जरूर इसके बारे में। MQ-9B रिवर्स ये ड्रोन का नाम है और ये बहुत महंगा ड्रोन है दोस्तों। 274 करोड़ रुपीस इसकी प्राइस है। इसका नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 274 करोड़ नहीं है इसकी प्राइस, इससे कई ज़्यादा है। 273 करोड़ थाउजेंड, यानी कि 273,000 करोड़ इसकी प्राइस है जी। बिल्कुल जी हाँ, ₹239,000 करोड़ है इसकी प्राइस। माफ कीजिएगा दोस्तों, 239,000 करोड़ रुपए। और 273 kg तो वेट है इसका, मैंने गलत बोल दिया, माफ कीजिएगा। 239,000 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है आप सोचिए, इतनी ज़्यादा प्राइस है इसकी। और इसके अलावा
kg इसका वेट है, 40,000 फीट तक ये उड़ सकता है, 36 आवर्स तक ये हवा में रह सकता है, इसकी एंड्योरेंस शानदार है। ओसामा लादेन पर जो नज़र रखी गई थी वो भी इसी किलर ड्रोन से रखी गई थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन है वो यहाँ पे आए थे, तब ये पूरा इसमें एग्रीमेंट हुआ। दोस्तों अगली जो खबर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्कूल को लेकर। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्कूल अब भारत में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्कूल खोली गई है, और वो खोली गई है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्कूल खोली गई है। इसमें अमेरिका की कंपनी लर्निंग इंजन और वैदिक एलिमेंट्री स्कूल जो कंपनी है उन्होंने अपना समर्थन दिया है। दोस्तों इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये हुआ है, और इसमें देखिए कोई भी रोबोट आपको नहीं पढ़ाएगा। आप सोच रहे होंगे 8th से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये है। इसमें मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन पढ़ाएंगे ह्यूमन्स ही, टीचर्स ही पढ़ाएंगे। सिर्फ बच्चों की एजुकेशन को ईजी करने के लिए और एडवांस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, मेंटल एबिलिटी पर लर्निंग को बेहतर बनाने से के लिए ये किया जा रहा है, और रोड लर्निंग को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है, और रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है हाल ही में। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दोस्तों, फर्स्ट पोर्टेबल वर्ल्ड का हॉस्पिटल भी हम ही खोल रहे हैं। देखिए फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया ने हाल ही में कर दिया है लॉन्च। दोस्तों इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। ये क्या मसला है? देखिए ये ऐसा हॉस्पिटल है जिसे हम कैरी कर सकते हैं, यानी कि डिजास्टर के समय हम इसे कैरी कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं। इसमें कई फैसिलिटीज़ है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, और 48 आवर्स तक आप मरीज को रख सकते हैं बेड पर। इस तरह की इसमें फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुकिंग, बाथिंग, स्लीपिंग, इस सब की फैसिलिटीज़ भी है। कई तरह के गैजेट्स हैं। तो मॉडर्न इक्विपमेंट से बना हुआ ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, और वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कैरिएबल है, आसानी से कहीं से भी कहीं ले जाया जा सकता है। वॉर के समय, अर्थक्वेक के समय, इस तरह के चीज़ों में ये काम आता है। दोस्तों इसके अलावा इमरजेंसी मैसेज आजकल फॉरवर्ड हो रहे हैं, आपके फ़ोन में भी आया होगा। ये क्यों किया जा रहा है सोच लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इमरजेंसी मैसेज से टेस्टिंग हो रही है। अगर इमरजेंसी के समय अगर कोई देश में इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी मैसेज के हम फॉरवर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सिर्फ टेस्ट के लिए हो रहा है। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी आती है तो हम किस तरह से कितने समय में ये कर सकते हैं, इसीलिए ये गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है। अगर आपके पास आ रहा है तो ज़्यादा घबराइए मत। दोस्तों इसके अलावा मोरक्को में तबाही मची हुई है, अर्थक्वेक से 8,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा लीबिया में भी तूफान से कई लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। दोस्तों लीबिया में भी तूफान बहुत तरीके से हालत ख़राब कर रहा है, और बहुत ही बुरी हालत अफ्रीका के 2 देशों में है। दोस्तों इसके अलावा सऊदी अरब और इंडिया में जो डील हुई है इलेक्ट्रिकल सिटी सप्लाई को लेकर, अब केबल बिछाए जाएंगे समुद्र में दोनों देशों के बीच में, और उसके तहत इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी। इससे पहले इंडिया सिंगापुर और श्रीलंका के साथ भी ऐसी डील कर चुका है, सऊदी अरब के साथ कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, मोहम्मद बिन सलमान के साथ इस पर सहमति बनी है, जो हाल ही में इंडिया आए थे। तो बायलैटरल चर्चाओं में कई तरह की इसमें सहमतियां बनी है भारत और नेताओं के बीच में। दोस्तों इसके अलावा सऊदी अरेबिया के ही अपने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान पे बड़ी कृपा जताई है। $2 बिलियन का उनको पाकिस्तान को उन्होंने दी है मदद। तो सब पाकिस्तान ने ये मदद ली है। आसिम मुनीर ने उनका धन्यवाद भी किया। आसिम मुनीर ने कहा है कि कुवैत से भी हम मदद लेंगे। तो पाकिस्तान के बारे में बताऊं तो इकोनॉमिक डिजास्टर से जो जूझ रहा था उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तानियों की वैसे हालत बहुत ख़राब है, आपको पता है। 1000 रुपये से ज़्यादा तो वहाँ पे टी मिलती है, चाय पत्ती मिलती है 1 किलो। तो ये पाकिस्तान की हालत चलती ही रहती है। और पाकिस्तान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स बताऊं दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान का जो बजट है उसका 35% हिस्सा फॉरेन में ही है। मतलब जो फॉरेन से पैसा आता है वो वही है, और 28% उसका रीपेमेंट में चले जाता है, लोन रीपेमेंट में। तो पाकिस्तान की हालत बड़ी ख़राब है। इसके अलावा यूएई ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। यूएई ने पाकिस्तान का जो POK है उसे इंडिया में बताया है, अपने एक नक्शा बताया गया है, यूएई द्वारा जारी किया गया है। उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो पाकिस्तान के साथ तो यही होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन, अब ये क्या मुद्दा है? देखिए वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा मुश्किल मुद्दा है। बताया जा रहा था कि सरकार ये स्पेशल सेशन में लेकर आएगी पार्लियामेंट में, लेकिन ये पूरा मुद्दा फुस हो चुका है, क्योंकि स्पेशल सेशन की जो
मुद्दे हैं वो आ चुके हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पे पहले बताऊं तो वन नेशन वन इलेक्शन, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत, जिला प्रमुख सारे चुनाव नगर निगम लोकल बॉडी से लेकर लोकसभा विधानसभा तक के एक दिन कराने का ये योजना है। उसमें कमेटी बैठा दी गई है हालांकि सरकार द्वारा रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, जिसमें अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वी समेत कई बड़े दिग्गज मौजूद हैं। पूर्व सचिव है लोकसभा के अधीर रंजन जी भी थे, लेकिन अधीर रंजन जी ने अपना नाम वापस ले लिया। दोस्तों इसमें क्या चुनौतियां है, देखिए अगर किसी को बहुमत नहीं मिली किसी स्टेट में, या फिर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, सरकार भंग हो गई, किसी को बहुमत मिली ही नहीं, सरकार गिर गई बीच में, राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई, तो क्या करेंगे आप? क्या वापस चुनाव कराएंगे, उपचुनाव? क्या बहुत बड़े इसमें पेच है। इसके अलावा दोस्तों 1951 से माफ कीजिएगा 1967 तक लगातार भारत में एक साथ ही चुनाव हुए हैं। देखिए एक इसमें फायदा ये होगा कि हमेशा जो देश इलेक्शन मोड में रहता है वो कहीं ना कहीं उससे तो निकल जाएगा, लेकिन खर्चा क्या उतना ही आएगा, कम आएगा, ये तो कैलकुलेट करने वाली बात है। विपक्ष कह रहा है कि अपने फायदे के लिए बीजेपी कर रही है, रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहती है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये मुद्दा कितना आगे बढ़ पाएगा। बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को बैठक है रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, क्या दिसंबर में लाया जाएगा ये बिल, अब देखने वाली बात होगी कब लाया जाएगा। सभी विधानसभा भंग की जाएगी, फिर एक साथ लोकसभा चुनाव 2024 के साथ क्या कुछ बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा इंडिया वर्सेस भारत की आजकल बड़ी डिबेट चल रही है। जो नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी G20 समिट के दौरान, उसमें जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे तो उसमें लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और जब राष्ट्रपति ने भोजन दिया था हमारे सभी बड़े फॉरेन लीडर्स को तो उसमें भी लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो इन्विटेशन लेटर था उसमें। तो ये बड़ा मुद्दा है। इसमें देखिए क्या है, अनुच्छेद 1 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत और इंडिया दोनों नाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इंडिया नाम गुलामी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई संस्थाएं हैं ऐसी, जैसे कि आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन BCCI, इंडियन ओशन, क्या होगा इनका, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या इनको भी भारत किया जाएगा, भारत रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो इससे बहुत बहुत बड़े पेज हैं दोस्तों, इतनी आसानी से किसी देश का नाम नहीं बदला जा सकता। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हम अपनी संस्कृति पे चलेंगे, भारत राजा के नाम से है इसीलिए हम इसको करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि इंडिया गठबंधन से वो डर गए हैं, इसीलिए ये गठबंधन पे प्रहार कर रहे हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है, ये आने वाला समय बताएगा। पर्शिया का नाम ईरान हो गया, हॉलैंड का नीदरलैंड हो गया, तो कई देशों के नाम बदले हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं बदला जा सकता, लेकिन क्या बदला जाएगा ये बहुत बड़ा फैसला होगा, अभी होना खैर मुश्किल है दोस्तों। इसके अलावा आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं दोस्तों अब इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस ने 14 अंकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें रूबी का लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी समेत 14 एंकरों पे उन्होंने प्रतिबंध लगाने का बैन लगाने का फैसला किया। यानी कि इंडिया अलायंस के जो प्रवक्ता हैं वो अब उन शो में नहीं जाएंगे, उन डिबेट्स में नहीं जाएंगे जिसमें ये एंकर्स शामिल होंगे। उनका कहना है कि गोदी मीडिया के एंकर्स हैं। ये तो गोदी मीडिया वर्सेस क्या कांग्रेसी मीडिया, लेफ्टिस्ट मीडिया, हाँ सब आज का स्वतंत्रता के नाम, पत्रकारिता के नाम पे सब अपना अपना एजेंडा चलाते हैं और कोई है नहीं इसमें कुछ बात। हर आदमी किसी ना किसी पार्टी और किसी न विचारधारा से तो प्रभावित होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इसके अलावा हमने आपको एक बात और बतानी है चंद्रबाबू नायडू के बारे में। देखिए चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो गिरफ्तार हो गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में दोस्तों। इसके अलावा स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का जो आने वाला है उसमें कई उम्मीदें थी लोगों को कि महिला रिजर्वेशन बिल लाया जाएगा, लोकसभा भंग की जाएगी समय से पहले, वन नेशन वन इलेक्शन, UCC, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लेकिन सबकी जो आशाएं हैं वो धरी की धरी रह गई दोस्तों। क्योंकि जो सरकार ने एजेंडा जारी किया है, सोनिया गांधी के जो रिक्वेस्ट के बाद, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी प्रहलाद जोशी जी को, उसके बाद ये एजेंडा जारी किया गया। उसमें पोस्ट ऑफिस बिल, एडवोकेट संशोधित बिल, इसके अलावा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन से जुड़े बिल, इसके अलावा दोस्तों मुख्य अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त बिल, इस तरह के बिल आने जा रहे हैं। और इसके अलावा 75 संविधान सभा जो 75 साल पूरे होने जा रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। पहला जो दिन होगा वो तो नॉर्मल पुराने सदन में होगा, लेकिन जो अगला दिन होगा इसका 19 सितंबर को वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा। अब देखते हैं क्या होता है इस पूरे मसले पे दोस्तों। न्यू पार्लियामेंट पटेल विमल पटेल ने किस तरह से उसके आर्किटेक्ट की, उसके बारे में अलग से वीडियो में वो बता ही रखा है दोस्तों। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सफल रहा,
न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में हमने आपको बता रखा है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों सुपर मून के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊं तो सुपर मून हाल ही में सितंबर में देखने वाला है, और ये चौथा सुपर मून होने वाला है इस साल का, और ये बहुत सालों के बाद ये सितंबर के बाद बहुत सालों तक नहीं निकलेगा। तो अगर आप मिस कर रहे हैं सुपर मून देखना तो आप देख सकते हैं। और सुपर मून के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं, 2 हफ्ते पहले हमने बताया था उसके बारे में डिटेल में दोस्तों। इसके अलावा CWC की मीटिंग हो रही है हैदराबाद में। CWC की मीटिंग में इसमें राहुल गांधी, खड़गे साहब, सब बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं। दोस्तों उसके अलावा वीडियो के अंत में हम बात करते हैं ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा की। वो गई हुई है निवेश ढूंढने के लिए वहां पर स्पेन। इसके अलावा दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को हाल ही में बनाया गया। हिंदी पे हम सबको गर्व होना चाहिए। जापान की भाषा जापानीज है, रशिया की भाषा रशियन है, चाइना की भाषा चाइनीज है, तो हमारी भाषा है हिंदी। हमें हिंदी पे हमेशा गर्व होना चाहिए और हमें हिंदी को हमेशा प्रमोट करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नफ्फा वायरस, ये साउथ में बहुत फैल रहा है आजकल, नफ्फा वायरस का नाम है, और केरल में 2 लोगों की मौत हो चुकी है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। दोस्तों ये जो वायरस का खेल है बहुत बुरा चल रहा है दोस्तों। पहले कोविड आया और अब लंपी वायरस आ गया, तो कई वायरस आजकल बहुत तरीके से फैलते ही जा रहे हैं और लोगों की जान इसमें जा रही है। और नफ्फा वायरस से भी 2 लोगों की जान जा चुकी है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत ही दुखद है। और इसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स स्वास्थ्य मंत्रालय ले रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दोस्तों कहा गया है दोस्तों। इसके अलावा लास्ट में इस वीडियो की हम चर्चा करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। दोस्तों आदित्य L1 हम ऑर्बिट भेजेंगे और वो चक्कर लगाएगा सूर्य के। अब क्या है देखिए, सूर्य के चक्कर लगा के और सूर्य से कई डिटेल्स लेकर आएगा। सूर्य के बारे में आपको बताऊं तो कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स बताना चाहता हूं। 460 करोड़ साल अब तक सूर्य जी चुका है और 1000 करोड़ साल सूर्य की लाइफ और है। इसके बाद ये खत्म हो सकता है, इसकी लाइफ टर्म पूरी हो सकती है। दोस्तों सूर्य के पास 1 लाख करोड़ परमाणु जो वेपन्स है उतनी शक्ति है। 1 लाख करोड़ परमाणु वेपन्स, आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल है हमारा सूर्य ग्रह सन। इसके अलावा दोस्तों आप इंडिया का जो चंद्रयान 3 है उसने वहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। बहुत ही हिस्टोरिक डिस्कवरी है, हमने खोज कर ली है सल्फर और ऑक्सीजन की चंद्रयान 3 ने, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। इंडिया का रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर, इसके लिए हमारे साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। इसके अलावा भारत को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। यूके ने भारत को वापस लौटा दी है छत्रपति शिवाजी महाराज की वगनाख, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा हथियार था। इसके अलावा जगदम्बा तलवार जो है दोस्तों वो भी यूके वापस लौटा सकता है, ये भी कहा जा रहा है जल्दी ही। जो छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत ही प्रिय तलवार है, जगदम्बा तलवार के बारे में आप जरूर जानते होंगे दोस्तों। ये था आज का हमारा वीडियो। G20 समिट कितना ऐतिहासिक, कितना हिस्टोरिक रहा है इंडिया के नज़रिए से, क्या आउटकम्स निकले, दिल्ली में, बाली में क्या हुआ था 2022 में, ब्राज़ील में क्या होने की उम्मीद है, G20 की हिस्ट्री कैसे बनी, G7 कैसे बना, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस क्या थी, IMEEC क्या था, अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको बताया, शेरपा कौन था G20 का, क्या ट्रैक होते हैं, किस तरह से G20 में गेस्ट कंट्रीज़ को हमने बुलाया, जो G20 के मेंबर्स नहीं थे उनको भी बुलाया, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने शानदार तरीके से वहाँ पे काम किया, ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या था, BRI से चाइना को झटका लगा है, जिनपिंग और पुतिन क्यों नहीं आए इस पूरी बैठक में, G20 की क्या हिस्ट्री रही, और G20 के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। G20 किस तरह से 75% वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा है, ये सब देश 80% इकोनॉमी का हिस्सा है, 2/3 आबादी 20 देशों में ही रहती है दुनिया के। अब ये G21 कहना चाहिए इसको हमें, और ये बहुत हिस्टोरिकल इवेंट इंडिया के लिए रहा। ये 2023 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, चंद्रयान 3 G20, तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाइयाँ मिली है। चंद्रयान 3 के लिए भी नरेंद्र मोदी को बधाई दी है विदेशी नेताओं ने। तो ये तो बहुत बड़ा आयोजन रहा भारत के लिए। वहाँ पे खाना खिलाया, हमने फोक डांस दिखाया, भारत मंडपम घुमाया उन्हें। तो ये था G20 के बारे में हमने आपको बताया। फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल कैसे भारत में आरोग्य मेत्री क्यूब, वो आपको बताया, उस बारे में डिटेल में बताया, किस तरह से उसको कैरी किया जा सकता है, किस तरह की ऑपरेशन फैसिलिटीज़ है। फर्स्ट आर्टिफिशियल स्कूल इंडिया में खोली जा रही है। आदित्य L1 के बारे में बताया विस्तार से, जो आपके सुपर ड्रोन किलर है,
क्या है ये पूरा वेपन, किस तरह से काम करता है, इसकी क्या ऊंचाइयाँ हैं, 272 kg, और इसके अलावा कितने पैसे इसमें लगे हैं, ये आपको बताया मैंने आपको। दोस्तों ये स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में कुछ होने की उम्मीद नहीं है, हालांकि नरेंद्र मोदी एक दिन पहले भी कुछ कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, नरेंद्र मोदी बड़े इनप्रिडिक्टेबल नेता हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? वन नेशन वन इलेक्शन, भारत वर्सेस इंडिया, स्पेशल सेशन पार्लियामेंट, इंडिया अलायंस। तो मैंने आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बताया, एशिया कप के बारे में बताया, G20 समिट के बारे में बताया, ये पोर्टेबल हॉस्पिटल, आर्टिफिशियल स्कूल, फर्स्ट आर्टिफिशियल स्कूल, इसके अलावा वगनाक छत्रपति शिवाजी महाराज की, इसके अलावा USA ने किस तरह से ये किलर दिया है हमें, ड्रोन किलर, उसके बारे में बताया, आदित्य L1 के बारे में बताया, सुपर मून का क्या कॉन्सेप्ट है, चंद्रयान 3 की क्या बड़ी सफलता रही, हमने आपको बताया कि सल्फर और ऑक्सीजन किस तरह से उसने ढूंढे वहाँ पर। तो ये था आज का वीडियो। आप ये वीडियो जरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।